हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन एंगल की बात कर रहे थे। एंगल की बेसिक्स बातें मैं बता रहा था आपको। दूसरी बात ये कि मैं उसके अंदर आपको कन्वर्जेंस, एंगल के जो कन्वर्जेंस हैं, उनके जो साइन कन्वेंशंस हैं, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था। और अब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ गए थे लास्ट में, और वो था हमारा एएसटीसी रूल। अब एएसटीसी रूल की हम बात कर रहे थे। एएसटीसी रूल तब यूज में लिया जाता है, देखिए बच्चों, आपको आर्ग्यूमेंट अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, जैसे साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कल आपको एक टेबल बताई थी मैंने। अब अगर मान लो एंगल या मैं कहूँ आर्ग्यूमेंट्स बड़े हो जाए, 90 से ऊपर हो जाए, जैसे 120 डिग्री, साइन 120, साइन 150, साइन 135, तो उसके लिए फिर हमें एएसटीसी रूल लगाना पड़ता है। एएसटीसी रूल की हम यहाँ पर बात करेंगे। एएसटीसी रूल से हम मोर देन 90 एंगल पर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कल का आई होप आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। आपको मैंने जो है हैंडआउट्स भी दे दिए थे पीडीएफ की फॉर्म में। चलिए, अब हम चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लास हैंडआउट जो होता है वो क्लास की ड्यूरेशन में ही आपको हाथों हाथ, हैंड टू हैंड जो है डाउनलोड करना होगा। देखिए, अब हम आ चुके हैं 4 क्वाड्रेंट और एएसटीसी रूल। कल मैं आपको समझा चुका था, लेकिन एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं इसको। देखिए, एएसटीसी रूल के अंदर सबसे पहले हमें अगर बड़े एंगल पे निकालना है किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू, तो उसका साइन कन्वेंशन देखना होता है। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं आपको बात बता रहा हूं, यहाँ पर बेसिक देखिएगा। हम अपनी कॉपी के पेपर में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब ये जो 2 लाइंस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमारे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। इन 4 पार्ट्स को हम यहाँ बोलेंगे 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का जो नोटेशन है या जो नंबरिंग है वो हमारे राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो राइट हैंड साइड पर सबसे पहला हमारा क्वाड्रेंट है, इसको कहेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर आया थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर आया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, तो उनके लिए साइन कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट है, कोसेक है, ये सब पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव एंड ऑल अदर नेगेटिव। ध्यान रखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट जो है पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नेगेटिव होंगे। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए कॉस आ गया तो हम माइनस साइन लगाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। चलिए, अब यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑल अदर आर नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सपोज मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन 225 डिग्री। अब साइन 225 डिग्री है, तो मुझे बताइए 225 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज, हमारे एंगल का मेजरमेंट हम राइट हैंड साइड से करते हैं, तो ये हमारा एंगल हुआ 0 डिग्री। इसके बाद 90 डिग्री एंगल पर ये हमारा 90 डिग्री, इसको हम π/2 भी कहते हैं।
ये हमारी लाइन जो है इस जगह पर 180 डिग्री एंगल हो जाए, जिसको पाई एंगल भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया टोटल एंगल 270 डिग्री, जिसको 3 पाई/2 भी कहते हैं। और घूमकर जब एक पूरा चक्कर आ गया तो देखिए हमारा टोटल एंगल जो सबटेंड हुआ वो हुआ 360 डिग्री, इसको हम 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि राइट हैंड साइड से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से एंगल का मेजरमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे पास ये आ गए नोटेशंस, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये हमारा 270 और 360 डिग्री। जरूरी नहीं है कि एंगल 360 डिग्री पर तक ही हो, उसके ऊपर भी होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं और आगे बढ़ूं तो ये हमारे पास हो जाता है 450 डिग्री। ये हमारे पास अगर बात करें हम इसकी तो ये हमारे पास बढ़ के हो जाता है 540 डिग्री एंड सो ऑन, बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये चेक करना होता है बेटा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मुझे बताइए बेटा 225 डिग्री मोर देन 180 डिग्री है एंड लेस देन 270 डिग्री है, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट? ऑब्वियसली आवर एंगल इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप देखिए बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? 10, जबकि हमारा फंक्शन कौन है? साइन। तो सबसे पहली स्टेप है, मतलब वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप है साइन कन्वेंशन। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है जबकि हमारे पास है साइन, तो यहाँ पर मिसमैच हो गया, यानी थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है जबकि हमारे पास साइन है, तो आपको यहाँ नेगेटिव साइन लगाना होगा। सिमिलरली मान लो मेरे पास है cos 225 डिग्री। अगेन क्या cos 225 डिग्री जो है यहाँ पर आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिंस ये आ चुका है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है जबकि हमारा फंक्शन cos है, तो ये माइनस साइन हमें को लगाना होगा। सिमिलरली मान लो मेरे पास है cos 150 डिग्री, ठीक है, cos 150 डिग्री। अब cos 150, तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, लेकिन मेरा फंक्शन है cos, तो यहाँ पर अगेन मिसमैच हो गया फंक्शन, तो हमें नेगेटिव साइन लगाना होगा। अगर मान लो मेरे पास है साइन 150 डिग्री, तो मुझे बताइए बेटा 150 डिग्री तो है ही सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साइन से साइन मैच कर गया बेटा, तो साइन से साइन मैच कर गया तो आपको यहाँ पर लगाना होगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ गए? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से सबसे पहली स्टेप हमारी पूरी हो गई और वो है साइन कन्वेंशन। अब हम अगली स्टेप पे चलेंगे, नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। तो बेटा अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाएगा। अब वैल्यूज निकालने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। अब रूल की हम बात करेंगे। देखिए ये रूल ये कहता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आर्ग्यूमेंट एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये आर्ग्यूमेंट है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहाँ पर एन इंटीजर नंबर है। अब इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? इंटीजर उसको कहते हैं जिसमें कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट ना हो, यानी कंप्लीट नंबर हो। जैसे मान लो मेरे पास हो 0 1 2 3 सो ऑन। सिमिलरली माइनस माइनस 1 -2 ये इंटीजर नंबर्स है। तो अगर n की वैल्यू इंटीजर नंबर है मेरे पास तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं n = 1, तो साइन मेरे पास हो गया n की वैल्यू अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये बन जाएगा पाई। तो साइन पाई प्लस थीटा ले रहा हूं मैं एक एग्जांपल के लिए। तो यहां पर याद रखें, यहां पर थीटा एंगल हमारा एक्यूट एंगल है। थीटा एंगल इज एक्यूट, थीटा जो है एक्यूट एंगल है। लिसन केयरफुली। तो देखिए साइन, मैंने n की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर, तो मेरे पास आया साइन पाई प्लस थीटा। अब आप मुझे बताइए बेटा कि साइन पाई प्लस थीटा, पाई तो यहाँ आता था ना, अभी आपको बताया था ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये पाई यहाँ आया, तो पाई प्लस थीटा यदि मैं बोल रहा हूँ बेटा और थीटा एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियस ही बात है पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो अगर आप चाहो तो साइन कन्वेंशन लगाइए। तो बताइए बेटा साइन क्या आएगा? हम जानते हैं थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है जबकि हमारे पास साइन है, तो मिसमैच हो गया, तो सबसे पहले आपको लगाना है नेगेटिव साइन।
अब सुनो कान खोल के मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे पास n की वैल्यू इंटीजर नंबर है, तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी बेटा, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री एंड सो ऑन। तो बेटा ध्यान रखिए, इस केस के अंदर यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम रहेगा, यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। फंक्शन डज नॉट चेंज, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। फंक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज इन वैल्यूज पर ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी ये जो एक पार्ट आया, इन वैल्यूज पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा। तो मुझे यहाँ साइन लिखना है। जैसे ही मैंने चेक किया साइन कन्वेंशन, दूसरा ये चेक किया कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तुरंत इस पार्ट को हटा दें और रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट साथ लगा दें। रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट साथ लगा दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं कहता हूं मेरे पास वैल्यू आ रही है साइन 225 डिग्री। तो बेटा सबसे पहली चीज मुझे बताइए कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव मेरे पास साइन है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ साइन लगाऊंगा, मतलब साइन कन्वेंशन, तो ये माइनस हो गया साइन। अब मैं इस 225 को टू पार्ट्स में तोड़ूंगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 180 प्लस 45 डिग्री? बोलिए बेटा, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो मुझे बताइए 45 डिग्री तो एक्यूट एंगल हो ही गया, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, थीटा हमारा एक्यूट है। अब ये 180 डिग्री, बताओ 180 डिग्री पर फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? अभी मैंने आपको बताया फंक्शन डज नॉट चेंज, तो माइनस। अब फंक्शन अगर नहीं बदलेगा तो साइन का साइन रह जाएगा और रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट साथ आ जाएगा। तो रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट साथ आ गया, तो मुझे लिखना होगा -1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। बेटा जिन बच्चों की आवाज नहीं आ रही है वो गूगल क्रोम में खोलें इसको और रिफ्रेश करें। जिन्होंने गूगल क्रोम में खोल रखा है आवाज नहीं आ रही तो रिफ्रेश कर लें, या फिर गूगल क्रोम में ही खोलें। और मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है बेटा, ठीक है ना? हाँ, मैं एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखिए आप इधर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया साइन 225 डिग्री। सबसे पहले तो 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, जबकि मेरा फंक्शन साइन है, तो मुझे सबसे पहले लगाना है माइनस साइन, क्योंकि ये इसमें tan पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव हो गया। अब 225 डिग्री को मैं 180 प्लस 45 तो लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है बेटा, कुल मिला के बात ये है कि आपको आर्ग्यूमेंट को टू पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। आर्ग्यूमेंट टू पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा, ठीक है जी। और उनमें से एक पार्ट अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है या 360 डिग्री है, 540 डिग्री है, तो उस कंडीशन में फंक्शन चेंज नहीं होता। तो जैसे अपने को कंफर्म हुआ कि फंक्शन चेंज नहीं होता, तुरंत उस पार्ट को हटा दें, इस पार्ट को हटा दें और रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट को साथ लगा दें। अब साइन 45 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, -1/√2। ठीक है। हाँ बेटा, अगर फंक्शन ग्रेटर देन 360 डिग्री है तो कोई बात नहीं, अभी आपको बता रहे हैं सारी बात, आप देखते चलिए साथ के साथ। हाँ जी, तो मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूं? अब एक बात देखो गौर से, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो ये बात है कि मुझे बताओ जो ये मैंने एंगल सेलेक्ट किए हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, मतलब एन की वैल्यू जब इंटीजर नंबर रखता जा रहा हूं, 540 डिग्री, 720 डिग्री, क्या ये केवल हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहे हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्प्लिट करें टू पार्ट्स में और उनमें से एक पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वाला अगर हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी आ कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाला अगर कंपोनेंट है, एक पार्ट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है आर्ग्यूमेंट में, तो फंक्शन चेंज नहीं होता। अब हम अगले रूल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल अगर हमारा आ गया है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n π/2 जहां n ऑड नंबर है, अब n की वैल्यू यहां पर बेटा ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 सो ऑन, तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो एक पार्ट आएगा वो आएगा, n की वैल्यू 1 रखे तो π/2, 3π/2,
5π/2 एंड सो ऑन, जिसको कहते हैं अपन 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री एंड सो ऑन। अब आप गौर से देखो बेटा इन एंगल्स को, अगर आप गौर से देख सकते हो तो देखिए 90 डिग्री वर्टिकल लाइन पर आता है, 90 यहाँ आता है, 270 डिग्री यहाँ आता है, 450 डिग्री यहाँ आता है, यानी जितने भी एंगल आ रहे हैं ये वर्टिकल लाइन पर आ रहे हैं। तो इस केस में फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, को फंक्शन में फंक्शन चेंजेस, ये ध्यान रखना बेटा, फंक्शन चेंजेस। और चेंजिंग कैसे होगी, साइन को बदल के लिखना होगा कॉस, कॉस को लिखना होगा साइन, टेन को लिखना होगा कॉट, कॉट को लिखना होगा टेन, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। अपने को तो दो से मतलब है, यही अपने काम आता है फिजिक्स में, ठीक है बेटा। तो याद रखना, आपने अगर आर्ग्यूमेंट को स्प्लिट किया है और उनमें से एक पार्ट वर्टिकल लाइन का है तो उस कंडीशन में फंक्शन चेंज हो जाएगा। और चेंजिंग इस तरीके से होगी, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करूं, जो मैंने लिया था एग्जाम्पल उसी को रिपीट कर रहा हूं, साइन 225 डिग्री। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अपने को पता है, अभी निकाला था, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, है कि नहीं बोलो। ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास tan पॉजिटिव होता है, जबकि हमारा फंक्शन साइन है, तो सबसे पहले तो माइनस साइन। अब आप आर्ग्यूमेंट्स को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने 225 डिग्री को लिखा था 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री। कोई जरूरी थोड़ी कि मैं इसको 180 प्लस 45 डिग्री लिखूं, मैं तो इसको यूं भी लिख सकता हूं बेटा, 270 माइनस 45। बोलिए, क्या मैं इसको 270 माइनस 45 लिख सकता हूं? ये भी तो वही है, 225 ही तो हुआ है, भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको अब ये दिखाना चाह रहा हूं इस एग्जांपल में कि किस तरीके से ये चेंजिंग होगी। ठीक है जी। तो कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि साइन 225 डिग्री को, साइन 225 डिग्री को मैं 270 माइनस 45 भी लिख सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है तो उसमें tan पॉजिटिव होता है, मेरे पास साइन है तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब देखिए, अब बताओ बेटा मुझे, 270 डिग्री मेरा वन पार्ट है, क्या फंक्शन चेंज होगा? देखो अभी मैंने आपसे कहा है कि वर्टिकल लाइन के ऊपर फंक्शन चेंज होगा, वर्टिकल लाइन पर फंक्शन चेंज होगा। अब चेंजिंग कैसे होगी, साइन किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो मुझे लिखना होगा यहाँ माइनस कॉस। जैसी मैंने चेंजिंग करी, इस पार्ट को हटा दीजिए और रिमेनिंग पार्ट को लगा दीजिए। कई बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे माइनस 45 डिग्री था तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, गलत, ऐसा मत करना बेटा। माइनस प्लस सा हटा दिया हमने, ठीक है ना, सीधा आर्ग्यूमेंट लगा दो यहाँ पर। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है 1/√2 होती है। तो देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। sin 225 एक बार मैंने लिखा 180 प्लस 45, एक बार लिखा मैंने 270 माइनस 45। एक केस में फंक्शन चेंज हो रहा था, एक में नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों का आंसर सेम आ रहा। तो दो तरीके हैं आपके पास, यू हैव टू मेथड्स। ठीक है जी, ठीक है भैया। अरे भाई cos 45, ये जो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा ये देखकर अपने को तुरंत ये पार्ट हटाना होता है, यही रूल है। ठीक है बेटा, ठीक है प्रभु। हाँ, तो आराम से कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो मेरे भाई। ठीक है जी। तो दोबारा देख लो एक बार, मैं बोल रहा हूं फिर। सबसे पहले साइन चेक, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव, हमें माइनस लगाना है क्योंकि हमारा फंक्शन साइन है। आर्ग्यूमेंट को टू पार्ट्स में स्प्लिट किया, 270 माइनस 45 डिग्री। अब मुझे चेक करना फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। वर्टिकल लाइन का कंपोनेंट है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लगा। ठीक है भाई, ठीक है, ओके।
अब हम अगले रूल पर बढ़ते हैं और हमारा अगला रूल क्या है, देखिए नेक्स्ट रूल ये कहता है बेटा कि अगर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई का इंटीग्रल इवन मल्टीपल, देखिए नेक्स्ट रूल हमारा आ जाता है और नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे आर्ग्यूमेंट में अगर वन पार्ट पाई का इवन मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, तो फंक्शन एज इट इज आता है यदि प्लस थीटा है तो। अब ध्यान रखना यहाँ थीटा जो है एक्यूट एंगल है, इट इज एक्यूट, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज एक्यूट। जैसे साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 3 है, साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 3 है, तो देखिए 4 पाई प्लस पाई बाई 3 है, तो आप इस पार्ट को यूं का यूं हटा दीजिए और फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, तो साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अपन जानते हैं, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास है cos 750 डिग्री, ओके, क्या मैं cos 750 डिग्री को लिख सकता हूं 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बोलिए लिखा जा सकता है इसको। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, 720 डिग्री कौन है 720 डिग्री, 4 पाई, भाई 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो 4 पाई का मतलब 720 डिग्री, तो बताइए क्या हम इस पार्ट को एज इट इज हटा सकते हैं, बिल्कुल, तो ये रिमेनिंग फंक्शन आ जाएगा cos 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये हमारी वैल्यूज आ गई cos 750। ठीक है प्रभु, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अब एक बार मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको मैं टाइम प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको एक टाइम दे रहा हूं, आप इसकी वैल्यू निकाल के बताएं। एक्चुअली ये सॉल्व कर ही दिया था मैंने, लेकिन फिर भी आप एक बार सॉल्व करें। हाँ जी, तो क्या हम साइन को लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो बताओ बेटा ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, थर्ड में कौन पॉजिटिव, 10, हमारा फंक्शन साइन है तो माइनस साइन लगा दो। बताओ 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या नहीं है, बिल्कुल है, अगर 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, और जैसे आपने चेक किया रिमेनिंग पार्ट लगा, तो ये बन गया -1/√2। आप चाहें तो इसको एक और तरीके से कर सकते थे, क्या मैं इसको लिख सकता था साइन 270 -45, ये भी तो वही है बेटा, है अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल, सबसे पहले साइन चेक, ये 10 पॉजिटिव होता है, हमारा साइन है तो सबसे पहले तो माइनस लगेगा। बताओ वर्टिकल लाइन पर आ रहा है एंगल 270 डिग्री, वर्टिकल लाइन पर है, बताइए वर्टिकल लाइन पर अगर है तो फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस, और जैसे कॉस लिखो तो रिमेनिंग पार्ट लगा दो, इसको हटा दो यहाँ से, इस पार्ट कॉस 45 डिग्री, तो ये हो गया -1/√2। ठीक है प्रभु, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, अब ये cos 330 की वैल्यू है, एक बार मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, आप एक बार ट्राई करें, फिर मेरे क्वेश्चन से मिलान करें। माइनस साइन तो बेटा इसलिए नहीं लिख रहे कुणाल यादव, माइनस साइन हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने चेक कर चुके हैं कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो एक बार फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा चेक करके फिर हमने हटा दिया। एक्चुअली हमारे शुरुआत के जो साइन कन्वेंशन है ना वो सब कवर अप कर देते हैं इस चीज को, ठीक है ना। हाँ, अब इसका सॉल्व करके बताएं, बताओ cos 330 को क्या लिख सकती हो आप, बोलो, क्या cos 330 को लिखा जा सकता है 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बोलिए बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये 330 कौन से क्वाड्रेंट में है, भाई ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है ना ये,
फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस, और हमारा फंक्शन भी कॉस है, तो बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस, क्योंकि कॉस कॉस तो सेम फंक्शन हो तो प्लस आते हैं। बताओ 270 डिग्री वर्टिकल लाइन पर है, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? वर्टिकल लाइन पर फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? ये 270 डिग्री वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, 270 डिग्री चेंज होगा? होगा, बिल्कुल, शाबाश। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन। जैसे आपने इसको चेक किया, इस पार्ट को हटा दीजिए और रिमेनिंग पार्ट लगा दीजिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट एक्चुअली, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, देखिए बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है। साइन में अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, साइन में अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, तो आर्ग्यूमेंट का नेगेटिव साइन बाहर लिया जा सकता है, तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा। ये लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लिखा कहा है यहाँ। ओके, ये माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है जी। कॉस में याद रखें, कॉस के अंदर आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव साइन हट जाता है, यानी ये पॉजिटिव हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, दोनों ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, टेन थीटा में भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ये आपको याद रखनी है ये बात, यू हैव टू रिमेंबर कि साइन हो या टेन हो, उसमें अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है देन नेगेटिव साइन कम्स आउट। बट इन केस बट इन केस ऑफ cos थीटा, इन केस ऑफ cos थीटा अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो आप उस नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, यानी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। देखिए बच्चों, ये मेरे पास है साइन -120 डिग्री, ठीक है जी, साइन -120 डिग्री। अब सबसे पहला काम ये है कि हमारे इस रूल से हम सबसे पहले तो माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे। अगर साइन में आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है देन नेगेटिव साइन कैन बी ब्रॉट आउटसाइड। अब ये बन गया साइन 120 डिग्री। अब इसके बाद हमारे जो पुराने रूल्स हैं वो अप्लाई करने चालू कर दो, ये माइनस को तो बाहर कर दो। अब अपने को पता है क्या साइन 120 कैन बी रिटन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बोलो, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन भी साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट भी साइन है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये माइनस साइन ये वाला था, इस रूल से निकला हुआ बाहर है ये। हाँ, ये तो अपना अलग चल रहा है अभी, ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन चालू हो गया अभी। हाँ जी, हमारा फंक्शन भी साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट भी साइन है, तो प्लस साइन आएगा। बताओ 90 डिग्री वर्टिकल लाइन पर है, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? वर्टिकल लाइन पर फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस। और जैसे आपने चेंजिंग देखी, इस पार्ट को हटा दीजिए और रिमेनिंग पार्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आया माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2, ठीक है जी। ठीक है गौरव कुमार, समझ में आ गई बात? हाँ बेटा, 120 डिग्री को 2π - 30 कैसे करोगे? हैं, 2π तो 360 डिग्री होता है ना प्रभु। ये देखो ना, ये 120 डिग्री एंगल है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप इसको ले सकते हो 180 - 60 लिख सकते हो आप इसे। एक बार आप इसको ट्राई करें, इसी क्वेश्चन को, माइनस तो ये बाहर आएगा आर्ग्यूमेंट का, तो इसको 120 को ले सकता हूं मैं 180 डिग्री - 60 डिग्री। अब आप करके देखना बेटा, आ जाएगा आपका आंसर, एक बार इस तरीके से भी करके देखना, ठीक है। चलो मैं 10 का बता रहा हूँ यहाँ पे। बताओ बेटा, 10 में क्या आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, तो माइनस साइन बाहर आ गया, तो 10 135। बताइए क्या 10 135 को लिखा जा सकता है 180 -45 डिग्री? ठीक है, लिख सकते हैं हम इसे। अब 10 180 - 45 डिग्री, मुझे बताओ 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है जबकि हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको, ये जो माइनस साइन है तो आर्ग्यूमेंट का माइनस साइन है, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। देखिए ये जो नेगेटिव साइन है, ये तो जो आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव साइन था वो निकल के बाहर आया है। अब जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा 180 डिग्री बेटा। तो बताइए 180 डिग्री पे फंक्शन बदलेगा नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो 10 का 10 ही रह जाएगा और ये बन गया 45 डिग्री। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो 1045 की वैल्यू 1045 की वैल्यू क्या थी बेटा, 1 ही तो होती है। 1045 की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे +1। ठीक है जी। तो ये थी बात हमारी यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स की जो आपको सॉल्व करनी है। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो आया है वो 1 आया है। ठीक है, ये लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी बात करेंगे यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली बात करने जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो अपने को ध्यान रखने चाहिए। ये डायरेक्ट याद रखने हैं आपको बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इंडीड, ये आपको ध्यान रखने हैं, अपने फिजिक्स में जगह जगह काम आते हैं। जैसे सबसे पहले साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए बेटा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, बस यहां पर प्लस की जगह माइनस आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ बोलिए, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बात करते हैं हम कॉस ए प्लस बी की। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, देखिए, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रखना बेटा, कॉस ए प्लस बी में अगर प्लस है यहाँ तो यहां में माइनस आएगा। हाँ बोलो, कॉस ए प्लस बी, मेरे साथ बोलो बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलने में शर्म मत करो, बोलने में शर्म मत करो। हाँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद हो जाएगा। अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला सेम होगी, वो स्टेटमेंट आएगा, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। हाँ बोलो, हाँ जी बोलिए मेरे साथ, बोलिए, बोलो बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हमारा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये थी बात हमारी यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स की, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, काम भी आती है अपने क्वेश्चंस में। अब जैसे देखिए tan a प्लस बी का फार्मूला भी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये कोई खास यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप रखिए। लेकिन ये फार्मूला तो हमारे भैया बहुत काम के हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कैसे यूज आते हैं, तो मैथ्स का यूज है, मैथ्स का यूज बता रहा हूं मैं, तो बस खाली आपको देखिए, साइन 75, क्या मैं इस आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से स्प्लिट करके ले सकता हूं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है बेटा, है 45 प्लस 30 की वैल्यू में तो 75 डिग्री होती है। लेकिन बेटा इसमें ध्यान रखना है, इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से तोड़ना, स्प्लिट करना कि दोनों की वैल्यूज आपको पता हो। जैसे साइन मतलब इनकी 45 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यूज अपने को पता होती है, तो इसलिए समझदारी से इनको स्प्लिट करना, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे टुकड़ों में टूटेंगे। हाँ, अब मैं फार्मूला लगा रहा हूं बेटा, साइन ए यानी साइन 45 डिग्री, कोस बी कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए यानी 45 डिग्री साइन बी साइन 30 डिग्री। ये पहला फार्मूला लग गया इसका। अब अपने को पता है बेटा साइन 45 की वैल्यू 1/√2।
ठीक है प्रभु, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। आप देख सकते हैं नीचे 2√2 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचा √3 + 1। अब बताओ sin 15 को क्या लिख सकते हैं अपन? sin 15 को क्या लिखें बेटा? 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 15। अगर 45 माइनस 15 करेंगे तो कितना बनेगा? तो 30 बन जाएगा। तो अपने को क्या लिखना है? अपने को 15 डिग्री चाहिए, तो इसको क्या 30 से माइनस करूं? इसको लिखेंगे अपन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बताओ 45 में से 30 जाएंगे, कितनी बचेंगी? 15 डिग्री। अब वापस फार्मूला लगा दो, साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस आएगा बेटा, है ना, माइनस कोस ए साइन बी। अब आप सॉल्व कर लें इसको, वैसे सेम सॉल्व हो जाएगा ऊपर वाले जैसे। अब cos 23 डिग्री, बेटा आप चिंता मत करना, 23 डिग्री इस तरह के नहीं आएंगे, तो खाली मैं केवल एक मैथ्स चल रही है तो थोड़ी सी आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पर। क्या cos, आप थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ, cos 23 को कैसे लिखूं, लेकिन बेटा पार्ट्स याद रखना ऐसे होने चाहिए कि दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। हाँ बेटा बताओ, क्या 23 डिग्री को लिखा जा सकता है 60 माइनस 37 डिग्री? बिल्कुल, 60 में से 37 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 23 बचेंगे। सही है, सही है, बताओ भैया, सही है? हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आप पहचान गए बेटा, वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अब एक मैं थोड़ी सी बात और आपको बता दूं, एक छोटी सी बात जो आपको हमेशा याद रखनी बेटा, फिजिक्स में अपने को बहुत काम आएगी ये चीज। ये 37 डिग्री एंगल एंड 53 डिग्री एंगल एक स्पेसिफिक राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं। इसमें एक साइड अपनी 3 होती है, एक साइड 4 होती है और एक साइड 5 होती है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इसमें दोनों एंगल यानी 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल है उसमें से एक तो होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि आप अपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, एक एंगल 37 डिग्री रखें, तो 37 में पहली डिजिट क्या आ रही है? 3 आ रही है ना बेटा, 37 में पहली डिजिट क्या आ रही है? 3 आ रही है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट वाली साइड को 3 लिख, और ये 4 हो ही जाएगी साइड वाली, तो लार्जेस्ट साइड जो है 5 हो गई है, लार्जेस्ट साइड 5, तो ये 3 4 5 ट्रायंगल बन गए हैं। अब ये 37 है तो बेटा ये 53 डिग्री है ना बेटा, इस तरीके से याद रखना। तो 37 डिग्री में पहले डिजिट 3 है तो उसके जस्ट सामने वाली साइड 3 होगी। अब अपन इसको लिखें, सॉल्व करें। हाँ, cos A cos B, अब यहां पर माइनस है तो अपने फार्मूले क्या आएगा? प्लस, प्लस साइन A साइन B। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? हाफ। cos 37 की वैल्यू, अब ये है बेटा 37 है ना, एंगल ये लिया है तो बेस ये हो जाएगा, तो बेस 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5 हो गया, ठीक है बेटा, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इनटू sin 37, अब एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया ना यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 हो। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना बन गया ये 4 + 3√3 और नीचे 10 आई जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, चलो अब हम अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम आते हैं। अब जैसे sin 105 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अब sin 105 को कैसे फाइंड आउट करें बताइए? क्या इसको लिखा जा सकता है sin, बोलो बेटा क्या लिखे हम इसको? हाँ, 2 पार्ट्स में लिखना है। क्या इसको 60 + 45 डिग्री लिखा जा सकता है? बिल्कुल, 60 + 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 105। एंड आई होप अब आप समझ गए होंगे मेरी बात, अब आप खुद ही अप्लाई करो बेटा, sin A cos B प्लस cos A sin B, ओके हो जाएगा सॉल्व। वैल्यू आपको प्लेस करनी है बेटा, √3/2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू हाफ
इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो क्या ये √3 + 1/√2। चलो ये तो सिंपल सही था क्वेश्चन, लेकिन समझने के लिए जरूरी है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। cos 16, बताइए cos 16 को क्या लिख सकते हैं? cos 16 को आप लिख सकते हो 50। अब इसमें परेशान मत हो ना कि आपके स्ट्राइक नहीं हुए दिमाग में cos 16 को कैसे लिखेंगे। ये तो कोई बात नहीं, तो मैथ्स है बेटा, वो तो थोड़ी मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। 53 - 37, ठीक है बेटा। तो बताइए क्या बनेगा अभी? cos A cos B। अब माइनस से बेटा cos में क्या आता है? यहाँ प्लस आता है, तो प्लस sin A sin B। अब वैल्यू प्लेस करेंगे तो मैंने आपको बताया ना 3 4 5 ट्राइंगल याद रखना। हाँ बेटा, साइड में बताना तुरंत। ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। बताओ 37 में पहले डिजिट क्या है? 3 है ना, तो 3 के जस्ट सामने वाली 3 होगी, तो ये 4 और ये 5। हाँ बेटा cos 53, अगर अपन इस एंगल को देख रहे हैं तो बेस ये होगा बेटा, 53 के लिए बेस ये होगा 3। cos 53 की वैल्यू 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद रखना, ये 53 डिग्री अगर ये है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर 4 होगा। 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा, कल समझाया था मैंने। cos 37, अब बताओ cos 37 डिग्री है तो इसके लिए बेस कौन होगा? 4 होगा, तो 4 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 37 डिग्री के लिए बेस 4 होगा, 53 के लिए बेस 3 होगा, प्लस साइन ए साइन 53। तो साइन 53 ये है तो परपेंडिकुलर साइन 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा, तो 4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप इसको सॉल्व कर लें, रिजल्ट आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा, आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व हो जाएगा ना, तो सिंपल। कितना हो गया नीचे? 25 आ गया बेटा, ठीक है। 3 4 12, 3 4 12, तो 24 हो गया बेटा, 24/25, ये आपका आंसर आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एक इसमें ध्यान रखना बेटा कि क्लास के ड्यूरेशन में आप हैंड आउट डाउनलोड कर लेना, वेट मत करना कि बाद में डाउनलोड कर लेंगे हैंड आउट्स को। अभी हैंड टू हैंड करना तभी मिलेगा, बाद में नहीं मिलते फिर। चलो अब हमारी फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले आ रहे हैं जो काम आएंगे फिजिक्स में, बहुत ज्यादा यूजफुल फार्मूले। चलो यूजफुल फार्मूले, एक तो सबसे पहला हम ले रहे हैं साइन 2a का। ये जो अपने अभी साइन a प्लस बी का फार्मूला था ना, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो उसमें दोनों पार्ट अगर a हो जाए, a प्लस b, तो b भी a हो जाए तो 2a हो गया ना, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही cos 2a के मेरे पास 3 फार्मूले बनेंगे बेटा। एक तो वो cos a cos b माइनस साइन a साइन b से, तो ये बन गया देखो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना बेटा। अब इसमें अपने को मालूम है आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा, खासकर नीचे वाले 2 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान ही रखना। ऐसे tan 2a का फार्मूला होता है, इसका कोई खास यूज नहीं आता अपने फिजिक्स में, ठीक है ना। लेकिन ये तो अपने को याद ही रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अच्छा, इन्हीं की एक छोटी सी फॉर्मेट और मैं बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान रखें। जैसे कई बार आ जाता है साइन ए, अब अपने को तो साइन 2a का फार्मूला पता है, लेकिन यहाँ तो आ गया साइन ए। तो बताओ बेटा क्या इसको अपन ले सकते हैं ऐसे? देखना ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है बेटा। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो है तो होगा वही साइन 2a ही, मतलब 2 से 2 कट गया तो साइन ए ही आएगा ना यहाँ पे। अब इससे मैच करा दो आप अपने इस फार्मूले को, साइन 2a, तो a की जगह बस यहाँ पर कौन है? a/2। a की जगह कौन है बेटा? a/2, तो बस इन फार्मूलों में a की जगह a/2 लिखना है आपको, तो बन जाएगा 2 साइन a/2 cos a/2, ठीक है बेटा। सिमिलरली cos a की अगर अपन बात करें तो cos a को क्या लिख सकते हैं अपन? cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। सिमिलरली 2 cos स्क्वायर a माइनस 1,
ए बाई टू माइनस वन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है भाई। चलो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए आप गौर से, साइन 74 इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। साइन 74 तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ? आप दिमाग से सोच के बताइए क्या लिख सकता हूँ मैं इसको। क्या लिख दूं मैं इसमें? बेटा आप बिल्कुल भी ये कतई चिंता मत करना कि आपके दिमाग में क्यों नहीं स्ट्राइक हो रही ये बात, जो मैं पार्ट्स में डिवाइड करके जो लिख रहा हूँ। जैसे साइन का आर्ग्यूमेंट 74 है, अगर जो सोच चुका है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सोचे बेटा सीख लो, ऐसे होता ही। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ 2 इंटू 37? बेटा 37 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए क्या मेरे पास 74 आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा। अब मैं साइन 2a का फार्मूला अप्लाई करूंगा बेटा, साइन 2a का, तो 2 साइन a कोस a, ये ना साइन 2a का फार्मूला, ये लिखा हुआ ऊपर ही ऊपर। अब साइन 37 तुरंत 3 4 5 ट्रायंगल बना, 37 के सामने वाली साइड कौन होगी? 3, ये 4 और ये 5। हाँ बताओ साइन 37 क्या होगा बेटा? 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 होगा, तो 3 अपॉन 5। कॉस 37 के लिए बेस कौन होगा? 4/5। बाकी तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, 24 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कॉस 106 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, अब बेटा आप चाहो तो आप खुद ही करो बेटा, है ना। कॉस 106 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 इंटू 53 लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ क्या बनेगा ये? अब इसमें तो कोई भी फार्मूला लगा दो, 3 फार्मूले आपके पास, तो मैं सेकंड नंबर का लगा रहा हूँ। 2 cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 1। अब बेटा वही 3 4 5 ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ये 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है। बताओ बेटा 37 में 3 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब 37 डिग्री में सामने वाली साइड 3 होगी, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। हाँ बताओ बेटा क्या 2 cos, इसको ऐसे लिखेंगे, cos पे स्क्वायर, ध्यान रखना cos पे स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो 2 cos 53 की वैल्यू कितनी होगी? बेस 3 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया, स्क्वायर माइनस 1। बाकी आप सॉल्व कर ही लेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 अपॉन 25 माइनस 1 हो जाएगा सॉल्व। ये तो अरे बच्चों तो -7/25, ये इसका आंसर आ गया। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे जरूर बेटा, हैंड आउट तो जरूर दूंगा, मैं तो रोज ही दूंगा, हर क्लास के हैंड आउट दूंगा आपको, आप परेशान मत होइए, लेकिन आप प्रॉम्प्ट रहिएगा डाउनलोड करने में। अब बेटा एक पर्टिकुलर, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से ही होता है, ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से ही सॉल्व होगा, और वो कंसेप्ट मैं खुद ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए। जैसे ये 22.5 है ना, 22.5 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन केवल और केवल cos 2a से करेंगे अपन, है ना। तो cos 2a क्या होता है मुझे बताइए? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। देखो a 2a है, ये 2a है तो ये a हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एक मिनट, ये 2a है तो a हो जाएगा ये हमारा, 2a तो a। हाँ अब बताओ बेटा क्या cos 2a हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a? ये फार्मूला है, अभी अपन ने देखा ही था थोड़ी देर पहले। तो मुझे बताओ बेटा कि a की जगह अगर मैं 2 लिख दूं, ये आर्ग्यूमेंट लिख दूं 22.5 डिग्री, है ना, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा? 22.5। अब देखो, अब आपको दिखने लग गया होगा रास्ता, अपने को ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो गया ना, cos 45 इक्वल टू 1 माइनस 2। इधर अपने को सॉल्व करना है, साइन वाली टर्म इधर लाओ और इधर वाली टर्म को उधर भेज दो, 22.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। बस अब अपन फर्दर सॉल्व कर लें इसको। तो साइन 225, मैंने क्या बेटा यहाँ स्क्वायर रूट भी साथ ले लिया, 2 को इधर शिफ्ट कर ही दिया, स्क्वायर रूट भी साथ ले लिया। देखिए आपके पास क्या बनेगा? √2 माइनस 1/√2, ये तो एलसीएम आ ही गया था, नीचे ये 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरी टर्म किस में जाएगी? स्क्वायर रूट। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट आपको ध्यान ही रखना है, मतलब
हालांकि आपके कोई काम आता नहीं फिजिक्स में, ये तो मैथ्स है बेटा, मैथ्स में काम आती है, वो तो खाली थोड़ा सा दिमाग चालू करेंगे। इसी में बेटा, इसी में आएगी जो ये पढ़ रहे हो ना आप क्लास, इसी में आएगी आपके बीबीएस अकाउंट में ही डाउनलोड होंगे हैंडआउट्स, चिंता मत करिए। हाँ भाई बच्चों, अब रेंज याद रखिएगा आप। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भले ही आपकी कुछ भी हो, 60 डिग्री हो, या मैं कहता हूँ 750 डिग्री हो, या मैं कहता हूँ 840 डिग्री हो, या मैं कहता हूँ 2500 डिग्री हो, कुछ भी हो बेटा, साइन थीटा की वैल्यू, अगर आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू कुछ भी हो बेटा, वॉट एवर, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेगी और -1 से नीचे नहीं जाएगी, हमेशा याद रखना। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा नेवर एक्सीड्स 1 एंड नेवर गो बिलो -1। सिमिलरली कॉस में भी यही होता है, कॉस की भी जो रेंज है वो याद रखना बेटा, यहाँ पर +1 से ऊपर नहीं होती और -1 से नीचे नहीं होती। तो कॉस थीटा नेवर एक्सीड्स मोर देन, नेवर एक्सीड्स 1 एंड नेवर गो बिलो -1। तो याद रखिए रेंजेस हैं, ये याद रखिएगा आप। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, वॉट एवर भी द आर्ग्यूमेंट, कितना ही बड़ा आर्ग्यूमेंट हो, एंगल की वैल्यू कितनी बड़ी क्यों ना हो, कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 1 के ऊपर नहीं जाएगी और -1 से नीचे नहीं जाएगी। जबकि tan की जो वैल्यूज होती हैं वो इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में वैरी करती है, ये ध्यान रखिए। ये बेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है, जैसे क्वेश्चन ही है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू sin x cos x। अगर आप थोड़ा सा देख सकें दिमाग से, तो sin x cos x अभी अपन ने sin 2a के फार्मूले में देखा था, लेकिन कमी 2 की है, तो 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा बेटा। बोलो कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा ना फर्क? ये देखो अब इससे अपने को रास्ता दिख गया, क्या ऊपर मैं लिख सकता हूँ sin 2x। अब मैंने आपसे क्या कहा था, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कुछ भी हो, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की, मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, +1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कितनी होती है, +1, ठीक है बेटा, बस सीधे यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1/2, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो सीधे आगे y की मैक्सिमम वैल्यू हाफ, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, +12। समझ में आई बात? इसमें आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो बेटा, x हो, 2x हो, 3x हो, कुछ भी हो, साइन की वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगी बेटा, है ना, साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आती है। चलिए हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे बेटा, आप चिंता ना करें, और क्रोम में आप पढ़ रहे हैं, अगर ऑडियो में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फौरन उसको रिफ्रेश कर लेना है। चलो एक फंक्शन होता है बेटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, कई बार इससे रिलेटेड हमसे बात कर ली जाती है। तो इसमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना होता है, और सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जिसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है इसका एम्पलीट्यूड, तो ये आता है √a² प्लस b² साइन, अब ये थीटा जो है वो तो है ही, और प्लस एक एंगल अल्फा, तो यहां पर tan अल्फा हमारे पास होता है b/a, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये तो अगर 1 हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, √a² प्लस b²। साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, लेकिन ये साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब आपको क्या मिलेगी वैल्यू, -√a² प्लस b²। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इनका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो √a² प्लस b², क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1। चलिए अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमसे कह रहे हैं कि y मैक्सिमम और y मिनिमम निकालिए, तो y की वैल्यू हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा यहाँ पर सीधी सी बात, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √a² प्लस b², तो y मैक्सिमम इक्वल्स टू, आप सीधे लिखें √a² तो -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना बेटा, तो ये हो जाएगा √25 प्लस 144 which becomes √169, तो कितना बन गया बेटा 13, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 13। अब मिनिमम वैल्यू लानी है तो आएगी तो यही, बस उसमें माइनस साइन आ जाएगा, तो -13, यही आएगा ना बेटा, √a² प्लस b², √a² प्लस b² की वैल्यू 13 आई गई थी, तो माइनस और लगा, मिनिमम वैल्यू हो गई।
ठीक है ना। चलो अब हम अगली बात करते हैं। देखो बेटा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो हमारे फिजिक्स में बहुत काम आएगी। अगर एंगल बेहद छोटा है, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी, अगर एंगल बहुत छोटा है, लेस देन 5 डिग्री, तो उस कंडीशन में अप्रोक्सीमेशन होते हैं सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के। तो देखिए इधर साइन का अप्रोक्सीमेशन थीटा हो जाए, यानी आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, जैसे साइन 1 डिग्री है ना बेटा। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है, द थीटा मस्ट बी इन रेडियन। डायरेक्ट मत कर देना इसको, इसको डायरेक्ट चेंज मत करना। तो इसको पहले आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो 1 डिग्री कल बताया था ना रेडियन में बदलने का तरीका, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे रेडियन में कन्वर्ट हुआ, अब इसका अप्रोक्सीमेशन आपका हो जाएगा पाई अपॉन 180। ये लीजिए, ठीक है जी, ये साइन 1 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे tan थीटा का अप्रोक्सीमेशन थीटा होगा, बट अगेन याद रखना द थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो अगर मान लो एंगल बहुत छोटा है, 0 के नजदीक है, तो साइन की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। तो इसलिए हम उसका आर्ग्यूमेंट ही बता देते हैं, भाई यही है इसकी वैल्यू। तो साइन थीटा में अगर थीटा 5 डिग्री से कम है तो उसका अप्रोक्सीमेशन थीटा। लेकिन याद रखें थीटा मस्ट बी इन रेडियन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। टेन थीटा में भी यही होगा। कॉस थीटा में अप्रोक्सीमेशन 1 हो जाता है, क्योंकि कॉस में उल्टा चलता है ना बेटा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर आर्ग्यूमेंट 0 के नजदीक है तो कॉस में तो वैल्यू मैक्सिमम पे जाएगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी 1। तो कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेशन 1 होगा, टेन थीटा का अप्रोक्सीमेशन थीटा होगा, साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन थीटा होगा। लेकिन याद रखें द एंगल शुड बी इन रेडियन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जैसे साइन 2 डिग्री है, अभी मैंने आपको बताया था क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। साइन 2 डिग्री, तो डिग्री को सबसे पहले कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या 2 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बन गया अब साइन पाई अपॉन 90 रेडियन, साइन अपॉन पाई रेडियन। अब इसको हम ले सकते हैं नियरली पाई बाय 90। अब टेन 1 डिग्री है बेटा, बताओ टेन जो हमारा टेन है यहाँ पर, क्या टेन, हाँ बताइए बेटा, टेन 1 डिग्री, क्या पहले अपने को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180। अब इधर बताओ cos 4 डिग्री, अब अपने को पता है अगर छोटा हो तो इसमें बदलो चाहे मन बदलो, सीधे सीधा आंसर लेना, इसका अप्रोक्सीमेशन तो 1 होता है। अब देखो बेटा ध्यान, दो फंक्शन ले रखे मैंने, साइन पाई डिग्री, ये पाई डिग्री है और पाई अपन जानते हैं बेटा 3.14 होता है। पाई जानते हो ना 3.14 होता है। तो बताओ लेस देन 5 डिग्री हुए कि नहीं, ये डिग्री है डिग्री। तो साइन पाई डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो पहले आपको डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो क्या इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल करना होगा। ये बन जाएगा साइन पाई स्क्वायर अपॉन 180। नाउ इसका अप्रोक्सीमेशन पाई स्क्वायर अपॉन 180। चाहो तो फर्दर सॉल्व कर लो, पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर नियरली 10 हो जाएगा। 10 बाई तो 1 नियरली 1/18 ले सकते हैं, क्योंकि पाई स्क्वायर जो है नियरली 10 ले लेते हैं अपन, है ना। ये चलो साइन पाई, ये पाई अलग चीज है बेटा, ये पाई रेडियन है, इसमें डिग्री का निशान नहीं है। देखिए आप क्या इसमें सिंबल है डिग्री का, नो, ये रेडियन है। और साइन पाई रेडियन की वैल्यू होती है, साइन पाई रेडियन की वैल्यू होती है 0। साइन पाई रेडियन की वैल्यू 0, ध्यान रखना थोड़ा सा, साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू बेटा -1 होती है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, a normal human eye can see an object making an angle 1.8 degree at the eye. What is the height of object which can be seen by an eye placed at a distance of 1 meter? हमें इस ऑब्जेक्ट की हाइट पूछी जा रही है और इसकी डिस्टेंस हमें बताई गई है आई से 1 मीटर। अब बताओ बेटा यहाँ एंगल कितना आ रहा है 1.8 डिग्री, क्या ये बहुत छोटा एंगल है?
सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो कौन सा फंक्शन यूज में लेना है, tan। तो tan 1.8 डिग्री परपेंडिकुलर यानी हाइट अपॉन बेस कितना हो जाएगा 1। अब h इक्वल्स टू, अब tan 1.8 लेस देन 5 डिग्री है, तो पहले तो अपन इसको कन्वर्ट करें किसमें बेटा, रेडियन में। तो पाई अपॉन 180 डिग्री से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ जाएगा ये tan पाई अपॉन 100, है ना बेटा। अब इसका नियरली अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूनिट थी मीटर थी, तो ये मीटर में आ रहा है। अब अगर आप सेंटीमीटर में चाहते हो तो पाई अपॉन 100, तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो ये पाई सेंटीमीटर होगी हाइट, पाई सेंटीमीटर। ठीक है जी। और इसके साथ ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो हमारे फिजिक्स में यूजफुल है वो यहाँ कंप्लीट होता है। घर जाके आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने, मॉड्यूल की भी पीडीएफ जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना बेटा, मॉड्यूल की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना आप लोग, है ना। अब आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ये हैंडआउट आपको मिल ही जाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की बात करूंगा यहाँ पर बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आ रहे हैं हम। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, देखो बेटा, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन पता करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, एक मेजरिंग सिस्टम चाहिए होता है। इसी मेजरिंग सिस्टम से वो कहते हैं हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को पता लगाने में काम आती है। इसमें हमारी 3 डायरेक्शंस होती हैं, तीनों ही डायरेक्शंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे एक x डायरेक्शन है, एक y है और एक z है। ऑल द 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनको हम एक्सिसेस भी बोलते हैं। अगर एक डायरेक्शन ले रहे हैं एक्सिस, और अगर 2 या 3 डायरेक्शंस ले रहे हैं तो ये एक्सिसेस हो जाती हैं। जैसे x और y जो डायरेक्शंस हैं हमारी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो z डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। z डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाती है। जैसे एक 3D में दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ध्यान रखें इस चीज को। अब हमारा जो बोर्ड का प्लेन है वो तो 2D है, इसलिए देखिए इधर ये x है और ये अगर y है, तो बेटा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन z है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। और ये तीनों जिस जगह मीट करती हैं उसको कहते हैं हम ओरिजिन। जिस जगह मीट करते हैं उसको कहते हैं हम ओरिजिन। जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं, जो पोजीशंस होती है, ओरिजिन से ही लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक्सेसेस का जो सिलेक्शन है वो हमारी मनमर्जी पे होता है। आप किसी को भी x, किसी को भी y और किसी को भी z मान सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन को x मानेंगे, लेकिन जनरली हम x मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसको x ही माने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट। मान लीजिए मेरे पास स्पेस में एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमेशा याद रखें, पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y होता है, और अगर तीसरा भी है तो वो z कोऑर्डिनेट होता है। ये ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है जी। अगर 3D है, सपोज अगर 3D में है, ये x है, ये y है, z है, तो 3D में अगर है तो 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, x, y और z कोऑर्डिनेट। अब जैसे यहाँ पर P पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है बेटा कि इस पॉइंट से अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ओरिजिन से x एक्सिस पर डिस्टेंस जो होती है दैट इज x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ओरिजिन से y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है दैट इज y कोऑर्डिनेट। y डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस होगी। ठीक है जी। एक बात और यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और y जो है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है जी। x जो कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा भी बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ध्यान रखें, इसको एब्सिसा और इसको बोल देते हैं हम ऑर्डिनेट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
देखिए मान लीजिए मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, उसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, कोई भी काम की चीज है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह में काम आता है अपने, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर x1, तो ये डिस्टेंस हुई बेटा यहाँ से यहाँ तक की x1, मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस पर, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो x1 है। सिमिलरली q पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये x2 डिस्टेंस आएगी फ्रॉम ओरिजिन। तो अब मुझे बताओ बेटा x2 में से x1 अगर माइनस कर दे तो आ जाएगा अपने पास, बोलिए। तो ये बन गया हमारा x2 माइनस x1। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन की बात करें बेटा, तो ये हमारी कितनी है, y2 डिस्टेंस है x एक्सिस, और ये हमारी डिस्टेंस कितनी है y1। तो बताओ वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी p और q के बीच की, y2 माइनस y1। अब आप देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें हाइपोटेनियस लाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ये इसका फार्मूला हो गया बेटा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मान लो स्पेस में होता तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते, बस एक टर्म और आ जाती है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो अपने को क्या लेना है, डिस्टेंस अगर लेनी है दो पॉइंट्स के बीच की, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट भी है तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करना है, देखिए आप, मॉड्यूल तो बेटा अभी इसमें पीडीएफ आ गई होगी, देखिए आप। और दूसरा जो है ये आप आवाज अगर नहीं आ रही है तो अपना रिफ्रेश करो उसको, क्रोम को। ठीक है बेटा, तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यदि हमें लानी है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यदि हमें लानी है, तो देखिए अपन ने क्या करा, बेस निकाला x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर निकाला y2 माइनस y1। अब हाइपोटेनस लाना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, सीधे सीधे आ गया फार्मूला हमारा। अब जैसे देखो बेटा एक क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 125 एंड 346, 125 एंड 346 ये डिस्टेंस है। तो बताइए डिस्टेंस का फार्मूला भी आपको बताया था बेटा, क्या था डिस्टेंस का फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1। अब ये टू कोऑर्डिनेट होंगे और ये वन कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। तो x2 पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x होता है, मैंने बताया था ना, पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y और तीसरा z। हाँ जी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो सॉल्व करो, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 5 तो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 4 4 8 एंड 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 3, तो इसका आंसर है 3, समझे, वेरी गुड। चलो अब अगले पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ बेटा, अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। अब आपको तो डिस्टेंस डायरेक्ट दे रखी है इसमें 13 सेंटीमीटर है ना, अब फार्मूला अपने को बताइए। तो 13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अंडर रूट, बताइए x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस 9 है ना बेटा, ठीक है, का स्क्वायर प्लस x2 माइनस तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हाँ बताओ बेटा कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया,
3 एंड 9 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस, अब बेटा यहाँ देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है ना, होल स्क्वायर खोलिए इसको, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना बनेगा बताओ, ठीक है इसको होल स्क्वायर में ही रहने दीजिए, तो 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करो बेटा, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करिए आप, तो ये बन गया 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 144 प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब 144 इधर जाएंगी तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे, इधर बचेगा 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या ये 3 माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 3 माइनस ए इक्वल्स टू 5, लेकिन वो प्लस माइनस 5 है। अब एक बार प्लस 5 के बराबर कर दो, एक बार माइनस 5 के बराबर, ठीक है भाई, आ जाएगा रिजल्ट। कर लोगे आगे या मैं करूं इसको सॉल्व, ये तो हो जाएगा ना बेटा, एक बार प्लस 5 कर देना, एक बार माइनस 5 को बराबर कर देना, हो जाएगा सॉल्व। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। स्लोप किसको कहेंगे वो देखिए इधर ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू हो गई है, यहाँ पे काम आती है फिजिक्स में बहुत ज्यादा। देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनिए इधर, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये डॉटेड लाइन बना रखी है स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, याद रखें स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब समझ लें, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। स्लोप क्या होता है समझना, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट स्लोप कहलाता है, ठीक है भाई। हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूं टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज स्लोप, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है भाई। तो याद रखें स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट स्लोप होता है। अब जैसे मेरे पास ये दो पॉइंट्स थे x1 y1 और ये x2 y2, मुझसे पूछा जा रहा है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ, तो बेटा मेरी बात सुनो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है ना, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा थीटा, तो स्लोप मुझे लाना है, टेन थीटा की वैल्यू लानी है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बेटा आप खुद बताओ ना, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा y2 माइनस y1, ये परपेंडिकुलर हो गया ना यहाँ पे, और बेस x2 माइनस x1, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, दिस इज स्लोप, ठीक है जी। हाँ जी, क्या स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल subtended by straight line from positive x-axis in anti-clockwise direction। ये चलो अगली बात करते हैं। अब जैसे मुझसे कहा फाइंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस दे रखी है, इनके स्लोप मुझे पूछे गए, बताओ फर्स्ट केस के अंदर कितना एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है 60, तो tan 60, ये तो स्लोप है और क्या है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, ये लो आंसर आ गया। इसमें बताओ आप बेटा स्लोप कितना होगा, तो tan 150 है ना बेटा, ध्यान से देखना 150 डिग्री है ना। अब सॉल्व करना है अपने को, तो tan 150 कैन बी रिटर्न 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके ये हुआ ना। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड हुआ ना, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा फंक्शन 10 है तो क्या आएगा यहाँ माइनस आएगा बेटा, है ना। दूसरी बात 180 डिग्री कहाँ पर चेंज होता है नहीं होता,
फंक्शन चेंज नहीं होता तो टेन का टेन ही रहेगा। जैसे ही आपने चेक किया कि फंक्शन चेंज नहीं होता, इस पार्ट को हटा दें, ये माइनस मार्क्स उठा लेना ही है ना, सीधा आर्ग्यूमेंट आएगा 30 बस। ये माइनस माइनस हट नहीं लेते हैं कभी भी। अब टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो आपका आंसर आया -1/√3, तो इसका स्लोप है -1/√3। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस। अभी अपन जानते हैं बेटा, अभी जस्ट कोऑर्डिनेट के केस में स्लोप निकालने का तरीका सीखा ही है अपन ने। तो टेन थीटा स्लोप निकालने का तरीका सीखा ही, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो बताओ y2 कितना है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है बेटा y है ना, तो 8 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2, तो क्या ये बन गया 4, बस आ गया स्लोप। हाँ बेटा, आशुतोष कुमार गौतम, स्लोप में जो एंगल लेते हैं थीटा, वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। आप जैसे इसका स्लोप निकालना है बेटा, इसको आप कोऑर्डिनेट 1 मान लो, इसको कोऑर्डिनेट 2 मान लो। हाँ जी, तो बताओ स्लोप क्या आ जाएगा, टेन थीटा y2 माइनस y1, तो y2 कौन है, ऊपर वाला था ना, 3 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2। अब x2 कितना है ऊपर वाला, तो 0 माइनस x1 2। बताइए क्या ये -3/2 हो गया बेटा। -3/2 आएगा, +3/2 नहीं। इसी में आएगा बेटा, हैंड आउट के नाम से आ जाएगा, चिंता मत करो आप। अब इसका स्लोप निकालना है बेटा, निकल जाएगा तो मेरे हैं y2 माइनस y1, तो ये 2 कोऑर्डिनेट मान लो और इसको 1 कोऑर्डिनेट, तो y2 कितना हो गया 3 माइनस y1 0 अपॉन x2 3 माइनस 1, तो क्या ये 3/2 हो गया बेटा। हाँ जी, 3/2 है ना इसका आंसर।